અને હવે સીધા જઈએ જામનગર કે જ્યાં સીએમ રૂપાણી સંબોધન કરી રહ્યા છે। सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल राजस्थान माननीय कलराज मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री आयुष आदरणीय श्रीपाद नायक जी, गुजरात के नायब मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन भाई पटेल, हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी, यहां के सांसद पूनम माडम जी, भारतीबेन सियाल, आयुष के सेक्रेटरी चेयरमैन श्री राजेश कोटेचा जी, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले गुजरात की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीपाद नायक जी को गुजरात की हमारी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज धनतेरस पावन अवसर है के दिन देवी शक्ति, पूरी शक्ति की, उनके द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें शंख चक्र, दिव्य औषधि, अमृत कलश, उसके साथ भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। और रात की हमारी भगवान धन्वंतरी वेदों के उपास देव थे और उसका अवतरण मनुष्य मात्र के दुख निवारण के लिए उनका अवतरण हुआ था। और आयुर्वेद के प्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी आज अवतरण हो रहा है, यह भी हमारी एक खुशी की बात है। परमपिता ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि रचना के वक्त आयुर्वेद का स्मरण किया था, आयुर्वेद के ज्ञान जो पहले भी था इसलिए स्मरण होता है, और जामनगर उसमें पूर्व आयुर्वेद के जो ज्ञान का उनका विरासत और आज नया स्वरूप से समाज के सभी लोगों को आयुर्वेद की वृद्धि के लिए एक प्रस्तुत होने के लिए जा रहा है। हमें बहुत गौरव है, आनंद भी है, और मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आयुर्वेद का इतिहास हमारे सौराष्ट्र में गढ़ड़ा और उत्तर गुजरात में पाटन में आयुर्वेद की पाठशालाएं थी, और बाद में कॉलेज के युग में जामनगर और भावनगर आजादी के पहले भी आयुर्वेद के महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। और वडोदरा में देश की प्रथम महिला के लिए एक आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रारंभ हुआ था, और 1967 में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और उसके बाद देश में बाकी राज्यों में भी आयुर्वेद का गठन हुआ। आज गुजरात में 30 से ज्यादा आयुर्वेद कॉलेज कार्यरत है, और आयुर्वेद शिक्षा के उपरांत आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने काफी काम किया। जब प्रधानमंत्री भाई मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने आयुर्वेद के विकास के लिए और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी कदम उठाए। और मैं मानता हूं कि गुजरात में कोरोना के खिलाफ जो हमारा संक्रमण को रोकने के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आयुर्वेद औषधों, आयुर्वेद डॉक्टरों, आयुर्वेद के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ये आयुर्वेदिक कॉलेज का धन्वंतरी मंदिर, यानी कि ये यूनिवर्सिटी जो हमारी है, एक विशाल मंदिर की तरह महल और एक भव्य है। और यहां प्रथम संशोधन केंद्र भी
यहां से शुरू हुआ है और देश के आयुर्वेद क्षेत्र में प्रथम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के स्वरूप में मात्र जामनगर के लिए नहीं लेकिन पूरे गुजरात के लिए एक आनंद और गौरव की बात है और राष्ट्रीय स्तर पर ये एक इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य संस्था जो राज्य की भूमि पर हमारे यहां हमें प्राप्त हुई है तो स्वाभाविक इनका अधिकतम लाभ काफी मिलने वाला है। विश्व भर के आयुर्वेद विद्वान चिकित्सक वैज्ञानिक ये कार्य करेंगे और इसका ज्ञान का सीधा लाभ गुजरात की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा। और इस जामनगर के आयुर्वेद परिसर में हमारे चारों संस्था आज एक छत्र के नीचे आ गई है और आयुर्वेद क्षेत्र को आयुर्वेद चिकित्सा जगत में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाते हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद में हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया इसका स्वीकार कर रही है और यहां से 90 किलोमीटर दूर एम्स का भी राजकोट में जो निर्माण हो रहा है तो ये आरोग्य क्षेत्र में दोनों एक सक्षम संस्थाएं भारत सरकार ने गुजरात को भेंट के रूप में दिया है। भारत सरकार का फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं और इसके सहयोग से आने वाले दिन में गुजरात एक नई ऊंचाई और नई दिशा प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद औषधों की मांग पूरे दुनिया में आज हो रही है और गुणवत्ता युक्त औषधों और साइंटिफिकली एंडोर्समेंट के साथ एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षण और यहां से जो चिकित्सा और औषधों और रिसर्च के बाद एक आयुर्वेद का महत्व पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जो योग को जिस तरीके से उनको महत्व प्रदान किया ऐसा आयुर्वेद का भी होगा। हमारे पुराण वेद उपनिषद आयुर्वेद चिकित्सा को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। फिर से मैं गुजरात की जनता की ओर से आज के शुभ दिन पर भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारी इस संस्था को अपने नेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस का आयुर्वेद दिवस संदेश प्राप्त हुआ है। विश्व के प्रमुख स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का यह संदेश विश्व भर में आयुर्वेद के बढ़ते वर्चस्व का द्योतक है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व आयुर्वेद संगठन के डीजी के साथ बात हुई थी, उसी के बाद उनका यह संदेश प्राप्त हुआ है। आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का वीडियो संदेश सुने। Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, dear colleagues and friends, Namaste. Traditional systems of medicine such as Ayurveda can play an important role in integrated, people-centered health services and self-care, but they have not received enough attention. In a WHO report last year, 170 countries reported the use of traditional and complementary medicine, including Ayurveda. Earlier this week, I had the great honor of speaking with His Excellency Prime Minister Modi. I welcome the Prime Minister's strong commitment to universal health coverage through the Ayushman Bharat initiative and the use of evidence-based traditional and complementary medicine supported by the Ministry of Ayush. I'm pleased to announce that we have agreed to open a WHO Global Center on Traditional Medicine in India to strengthen the evidence, research, training,
and awareness of traditional and complementary medicine. This new center will support WHO's effort to implement the WHO Traditional Medicine Strategy 2014 to 2023, which aims to support countries in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine as part of their journey to universal health coverage and a healthier, safer, fairer world. Finally, I wish you a very happy Diwali. I thank you. धन्यवाद। WHO डीजी ने जो घोषणा करी विशेष रूप से ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, उसके लिए WHO का खूब खूब धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जामनगर के संस्थान का लोकार्पण करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, राजस्थान के गवर्नर श्रीमान कलराज जी, गुजरात के गवर्नर श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आयुर्वेद से जुड़े सभी विद्वानजन, देवी और सज्जनों, आप सभी को धनतेरस, भगवान धन्वंतरि की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्वंतरि जी ने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद की रचना भी उनके आशीर्वाद से हुई है। आज के इस पावन दिन आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरि से पूरी मानव जाति की प्रार्थना है कि वो भारत समेत पूरी दुनिया को आरोग्य का आशीष दें। साथियों, इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष है। आज गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता मिली है।
इसी तरह जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में आज लोकार्पित किया गया है। आयुर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े इन बेहतरीन संस्थानों के लिए राजस्थान, गुजरात के साथ ही पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये भी प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि WHO ने और अभी WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक, मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का यह सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है। स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को, आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। साथियों, ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा है। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना,
ये बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। 3 साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। लेह में सोवा रिगपा से जुड़ी रिसर्च और दूसरे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान विकसित करने का काम जारी है। आज गुजरात और राजस्थान के जिन 2 संस्थानों को अपग्रेड किया गया है, वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है। भाइयों और बहनों, कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दायित्व भी बढ़ता है। आज जब इन 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रह भी है। देश के प्रीमियम आयुर्वेदिक संस्थान होने के कारण अब आप सब पर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी है जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुकूल और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो। मैं शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी को भी आग्रह से कहूंगा कि आयुर्भौतिकी और आयुर रसायन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए। इससे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल कैरिकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है। आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्टार्टअप से, उनसे भी एक विशेष आग्रह है। देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टम एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। साथियों, आप भली भांति ये भी जानते हैं कि इसी साल संसद के मॉनसून सत्र में 2 ऐतिहासिक आयोग भी बनाए गए हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। यही नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की अप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है। इस पॉलिसी की भावना है कि एलोपैथिक एजुकेशन में आयुर्वेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और आयुर्वेदिक एजुकेशन में एलोपैथिक प्रैक्टिसेस की मूल जानकारी जरूरी हो। ये कदम आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी शिक्षा और रिसर्च को और मजबूत बनाएंगे। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में
सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आचार्य चरक ने भी कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आयुर्वेद के उद्देश्य हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बीमार करने वाली स्थितियां दूर हो। एक तरफ साफ सफाई, स्वच्छता, शौचालय, साफ पानी, धुआं मुक्त रसोई, पोषण, इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं વડાપ્રધાને વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કર્યું આયુર્વેદમાં સંશોધન તબીબ સારવાર શિક્ષણને વેગ મળશે આયુર્વેદ સંસ્થાનને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો પીએમ મોદી સરહદ પર મનાવશે દિવાળી જેસલમેરમાં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરશે સીડીએસ અને સેના પ્રમુખ પણ રહેશે પીએમની સાથે હાજર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી 3 દિવસ રહેશે અમદાવાદ અમિત શાહ પરિવાર સાથે મનાવશે દિવાળી વસ્ત્રાપુરમાં પાર મહેશ્વરી મહાદેવમાં કરશે પૂજન आज धनतेरस कुबेर और धनवंतरी देवना पूजनનું મહાત્મ્ય ધનતેરસના દિવસે રાજ્યમાં ઠેર ઠેર લક્ષ્મી પૂજા રાજ્યમાં કોરોનાનો કોહરામ છેલ્લા 3 દિવસમાં રાજ્યમાં કોરોનાના 3294 કેસ કુલ મૃત્યુ આંક 3785 પર અને અમદાવાદ પિરાણા અગ્નિકાંડ કેસ आज તપાસ સમિતિ સરકારને સોંપશે રિપોર્ટ સરકારને એક્શન ટેકન રિપોર્ટ સુપરત કરશે ફેક્ટરીમાં આગમાં 12 લોકોના થયા હતા મોત परंपरा की भी अहम भूमिका रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग 1.5 गुना करीब 45% बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अदरक, ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर मानी जाती हैं, उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आयुर्वेदिक समाधानों और भारतीय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेष पेय पदार्थों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स भी आयुर्वेद में नई आशा, नई उम्मीद देख रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयुर्वेद के उपयोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी का इस्तेमाल आयुष से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी अभी हमारे साथी श्रीपाद जी ने बताया कि इस समय 100 से ज्यादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। यहां दिल्ली में ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, जैसा अभी आपको विस्तार से बताया गया, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों पर
इम्यूनिटी से जुड़े रिसर्च की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टडी हो सकती है। इसके भी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण भी शुरू किए जाने हैं। साथियों, आज हम आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले न्यूट्रिशियस फूड पर भी विशेष बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, गंगा जी के किनारे और हिमालयी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेद से जुड़े हुए पेड़ पौधे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिश यह है कि दुनिया की वेलनेस में भारत ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो। आयुष मंत्रालय इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। हालांकि अनेक जड़ी बूटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे यहां जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लगभग 50 औषधीय पौधे हैं जिनकी सब्जियां और सलाद के रूप में खूब उपयोगिता है। ऐसे में कृषि मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो या फिर दूसरे विभाग हो, सभी के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे विश्वास है कि जामनगर और जयपुर के ये दोनों संस्थान इस दिशा में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। आपको, आपके परिवार को भी मेरी तरफ से इस दीपावली के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। જયપુરની 2 આયુર્વેદિક સંસ્થાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને આ બંને આયુર્વેદિક સંસ્થાન એટલે કે આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય સ્તરનો દરજ્જો મળી ચૂક્યો છે। આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈ લોકાર્પણ કરાવ્યું છે આ બંને રાજ્યોની આયુર્વેદિક સંસ્થાનને અને તેઓએ આજે દેશવાસીઓને ધનતેરસ તેમજ ધન્વંતરી જયંતિની શુભકામના પણ પાઠવી। આ સાથે જ WHO મહાનિર્દેશક ચીફે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વિડીયો મેસેજ પણ આપ્યો અને ભારતને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપતા ભારતને કહ્યું છે કે ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન્સ ભારતમાં મળ્યું છે। એટલે અને આ સંદેશ સાંભળીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ કહ્યું છે કે ભારતને જ્યારે હવે આ પ્રસિદ્ધિ મળી રહી છે ત્યારે જવાબદારીનું કદ પણ વધ્યું છે।